वार्ता की गई है और नगर निकाय चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है, इसके बारे में जो आप कुछ वार्ता करेंगे। देखिए, आज भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित नगर निकाय चुनाव को लेकर आज जो ये प्रेस वार्ता की गई है, हमारे साथ में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई ज्ञान सिंह जी इधर बैठे हुए हैं। भागीदारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रयागराज सुनील प्रजापति जी बैठे हुए हैं। मंडल उपाध्यक्ष श्रीकांत जी बैठे हुए हैं। पार्टी के नेता पंकज जायसवाल जी बैठे हुए हैं। पवन जी बैठे हुए, इधर ललित प्रजापति जी बैठे हुए हैं। तमाम भागीदारी पार्टी के नेता यहाँ जगह बैठे हुए हैं। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी और भागीदारी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा आज मुझे मीडिया में प्रेस वार्ता करने के लिए कहा गया। आज भागीदारी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव की दूसरी सूची आज हम जारी कर रहे हैं। पहली सूची हमने लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां से जारी किया था और दूसरी सूची में नगर निगम के 4 प्रत्याशी यानी मेयर महापौर जिसको बोलते हैं, उसके 4 प्रत्याशियों की हम सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें मेरठ से श्री जय कुमार प्रजापति जी को लड़ाया जा रहा है। बरेली से श्री जितेंद्र सिंह यादव उर्फ बंटी जी को और अलीगढ़ से श्री रघुराज सिंह जी को और कानपुर से श्रीमती संगीता मिश्रा जी को भागीदारी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और इस निकाय चुनाव में भागीदारी पार्टी के जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से हमारे सभासद के 92 प्रत्याशी और नगर पंचायत अध्यक्ष के 42 प्रत्याशी और मेयर का मैंने आपको बताया ही कि 4 प्रत्याशियों की आज हम सूची जारी कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जैसे चुनाव इस समय चल रहा है, इसके पहले भी हमारे प्रत्याशी क्षेत्र में जाते थे। शहरों की जो समस्याएं होती थी, नाली, बिजली, सड़क और आवारा पशुओं की, चूँकि जो शहरी समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए हम जनता में ये विश्वास बनाने में सक्षम रहे कि भाई देखो, जब बारिश शुरू होती है तो शहरों की नालियां बजबजाना शुरू हो जाती है। पहली बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। आज शहरों में आए दिन ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। इससे कैसे निजात पाया जाए, और छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो जो आवारा पशु शहर में घूम रहे हैं उनसे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। बच्चे दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं, बुजुर्ग दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं। इनसे कैसे निजात पाया जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर भागीदारी पार्टी ने एक अपना समीकरण बनाया है कि अगर हमारे प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो जो पार्टी द्वारा समीकरण बनाया गया है कि इन मुद्दों पर हमको किस किस तरीके से काम करना है, उस पर हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। शहरों में रात में बिजली गुल हो जा रही है, गर्मी में 2-2 घंटे बिजली नहीं आ रही है। और उससे बड़ी समस्या है, हम चाहते हैं कि शहरों में मुफ्त बिजली सरकार देने का कार्य करे। उसके साथ साथ ग्रामीण की भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण की बात नहीं कर रहे हैं। इसके पूर्ववर्ती जब बुरे दिन वाली सरकार हुआ करती थी तो शहरों में बिजली का बिल 7 रुपया 8 रुपया यूनिट आता था। इस समय बिजली का बिल 14 रुपया से 14 क्या 15-16 रुपया यूनिट तक आ रहा है। गाँव में
13 रुपया 14 रुपया पर यूनिट बिजली का बिल लोग पे कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कोई समीकरण बनाए जिस पर बिजली मुफ्त दे, शिक्षा मुफ्त दे। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी भी कहते थे कि अगर देश में कुछ देना है तो शिक्षा मुफ्त देना चाहिए। केरल राज्य है, उत्तर प्रदेश से बहुत कम आबादी है, वहाँ जगह 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। लेकिन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। शिक्षा के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर, बिजली के सवाल को लेकर, पानी के सवाल को लेकर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। अभी आप लोगों ने सदन में देखा, पूरा सदन चला, सदन में महंगाई पर चर्चा नहीं हुई। भाजपा का कोई भी नेता महंगाई पर चर्चा नहीं किया, बिजली पानी पर चर्चा नहीं किया, किसानों को बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए उस पर चर्चा नहीं किया गया। आवारा पशु शहरों में घूम रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं, भाजपा का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो जो देश की मूलभूत समस्या है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो भागीदारी पार्टी ने, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की ये विचारधारा है। पार्टी के सभी नेता जो दिन रात मेहनत करके संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि आज़ादी के 76 साल बाद जो जातियां अपने अधिकारों से वंचित हो गई हैं, जिनको आज तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, उन तमाम उपेक्षित जातियों की भागीदारी दिलाने के लिए, वो चाहे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी समुचित भागीदारी दिलाने के लिए भागीदारी पार्टी निरंतर लड़ रही है। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गया। 76 साल से अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, कांग्रेस अगर ये उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी देने का कार्य किए होते तो आज भागीदारी पार्टी को, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को इस प्रदेश में पिछाड़े गए लोगों की हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ना पड़ता। तमाम ऐसी उपेक्षित जातियां हैं जो केवल वोट देती हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी सेवा देखा जाए तो उनके समाज के चपरासी नहीं मिलेंगे। नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुजड़ा का बेटा, डोम का बेटा, धैकार का बेटा, अर्कवंशी का बेटा, ये तमाम ऐसी उपेक्षित जातियां हैं जो केवल वोट देने की अभी तक मशीन बन के रह गई। अभी आप इनके समाज में जाइए तो आपको ढूंढने से चपरासी नहीं मिलेगा। तो क्या ये वोट नहीं दे रहे हैं? क्या इस लोकतंत्र में ये नहीं है? लेकिन सरकार की नज़र उन पर नहीं जाती है, सरकार को केवल वोट चाहिए। तो ये तमाम हमारे मुद्दे हैं। हम इन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं कि भाई प्रदेश में शराब कैसे बंद कराया जाए, और सबसे बड़ी बात तो जातिवार जनगणना की। हम चाहते हैं कि भाई आपका पड़ोसी राज्य बिहार में जातिवार जनगणना हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में इसकी कवायद क्यों नहीं तेज की जा रही है? भाजपा का कोई भी नेता क्यों नहीं बोल रहा है? अगर आज जातिवार जनगणना करा दिया जाए, अगर जातियों की गिनती हमको पता हो जाए, क्योंकि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान में हम लोगों को एक सिस्टम दिया है, 1931 के बाद से कोई जाति जनगणना नहीं हुई। अगर ये जातिवार जनगणना करा दिया जाए, अगर जातियों की संख्या हमको पता हो जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो उस जाति का व्यक्ति अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए सरकार से गुहार लगाएगा। तो हमको लगता है कि जो भी उपेक्षित जातियां हैं उनकी समुचित हिस्सेदारी मिल सकती है। बीते दिन प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड में हत्या कर दी जाती है, और ऐसे में सवाल निशान खड़े होते हैं कि पुलिस कस्टडी रिमांड में 4 दिन के लिए अतीक अहमद और उसका भाई था। तो पुलिस कस्टडी रिमांड में होने के दौरान भी 3 साथी बदमाश थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई। तो इसको आप और इसकी आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या की गई, पहली बात तो हत्या करने का तरीका ठीक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रदेश की पूरी जनता कह रही है। आप बताओ, जिस तरीके से हत्या की गई, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मैं देख रहा हूं मीडिया में लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अपराध, जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसकी एक जाति होती है, वो अपराधी है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई, उस दिन 16-17 सिपाही साथ में थे। सरकार की ऐसी क्या
कौन सी मजबूरी पड़ गई थी कि रात को 10 बजे उसका टेस्ट कराया जा रहा है? दिन में भी कराया जा सकता था, पहली बात। दूसरी बात, जो अपराधी ने हत्या किया, हत्या करने के बाद पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है ना कि हो सकता है सरकार की भी मिली भगत हो। और अशरफ ने यह भी कहा था बयान में अपने, आज के 15 दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि कई ऐसे नेता और अधिकारी हैं जो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं, मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून बनाओ जो इस तरीके के अपराधी हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, किसी की सरेआम हत्या कर देते हैं, किसी की बहन बेटियों के साथ रेप कर देते हैं। प्रदेश में एक ऐसा कानून बने कि ऐसे अपराधियों को जेल में बैठाकर खिलाने की व्यवस्था न की जाए। बहुत ऐसे देश हैं, सऊदी अरब में चले जाइए, ऑन स्पॉट वहाँ जगह फैसला दिया जाता है। तो प्रदेश में एक ऐसा कानून बने कि इस तरीके के जो अपराधी हैं, ये कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम बंद किया जाए। अगर जघन्य अपराध करते तो उनका सीधे एनकाउंटर किया जाए। ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि अपराधी ने जो है पुलिस के ऊपर फायर किया, तब पुलिस ने जो है उसके जवाब में फायर किया, उसमें वो मुठभेड़ में मारा गया। ये बताने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा कानून प्रदेश में बनना चाहिए। और बाबा जी की जो ठोकों की नीति है, देखिए, भागीदारी पार्टी और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इसलिए विरोध करता हूँ कि बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है वो गरीबों पर भी चल रहा है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। तो कम से कम किसी के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले एक बार उसका बैकग्राउंड तो देखना चाहिए। अगर किसी के परिवार में एक अपराधी है तो पूरा परिवार तो दोषी नहीं है ना। लेकिन सरकार क्या कर रही है, एक अपराधी है तो पूरे परिवार को सजा दे रही है। तो इस तरीके की जो बदले की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये नहीं होना चाहिए। भागीदारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जो अपराधी है, आप अपराधियों पर कार्रवाई करिए, अपराधियों को सजा दीजिए, लेकिन जो बेगुनाह है उन पर तो किसी प्रकार का आंच न आए। नहीं, वहीं पर योगी जी कहते हैं कि अगर घर में एक अपराधी है तो कहीं न कहीं उनके घर वालों की भी जिम्मेदारी है और उसके कमाए हुए धन से पूरा परिवार जीवन यापन करता है, तो इसलिए वो भी भागीदार होता है इस बात। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है। अभी जैसे अतीक अशरफ मारे गए, 2 अपराधी मारे गए तो 3 खड़े हो गए, और तीनों की अगर स्थिति देखा जाए, घर जाकर अभी आप ही लोग मीडिया पर दिखा रहे हो कि किसी के घर में इतनी औकात उनकी नहीं है कि कोई 6 लाख की पिस्टल खरीद ले। बढ़िया सबको लगता है कि 20,000 का पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट नहीं पहन सकता है, ये उसकी हैसियत है। तो अपने परिवार को कहाँ से चला रहा है? तो कहीं ना कहीं अंदर से कोई ना कोई मास्टर की है जो उनको सारी चीज़ें सर्वाइव कर रहे हैं। जो बड़ा अपराधी होता है, बड़े अपराधी वो घर में नहीं रहते हैं, उनका परिवार घर से नहीं चलता है। बड़ा अपराधी क्या करता है, रास्ता क्या करता है, राजनीति की तरफ, और राजनीति से अपना जो है पैठ बनाता है। तो अगर वो अपराध कर रहा है, अगर अपराध की जड़ ही समाप्त कर दिया जाए, मैंने पहले ही कहा कि प्रदेश में कोई ऐसा कानून बनाया जाए। हम तो कहते हैं कि जितने भी टॉप 10 अपराधी हैं, अतीक अहमद का नंबर लगा तो मुख्तार अंसारी का भी नंबर लगना चाहिए, ब्रिजेश सिंह का भी नंबर लगना चाहिए, विनय सिंह का भी नंबर लगना चाहिए। जितने मोस्ट टॉप 10 गैंगस्टर हैं, सबका नंबर लगाइए और सबका सफाया करिए। जो है, जब सफाई हो रही है तो सफाई विधिवत तरीके से हो। अगर हम अपराधियों की जड़ ही काट दें तो अब अपराध की सारी समस्या का समाधान तो वही जगह हो जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप सुहेल देवा समाज पार्टी और आपकी भागीदारी पार्टी की समाजवादी पार्टी के गठबंधन चुनाव लड़के हैं, तो 2024 क्या संकेत देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोई धोखेबाज नेता है तो उस नेता का नाम है माननीय अखिलेश यादव। 2022 के विधानसभा चुनाव में यही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी से कि जो आपकी बाहुल्यता वाली 15 सीटें हैं, आप उसको डिसाइड करके उनको लिख कर आप दे दीजिए। हमने कहा भाई 15 सीट अगर ये मांग रहे हैं, हमको 5 सीट भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इतनी बड़ी आबादी प्रदेश में निवास करती है, 403 विधानसभा सीटें हैं, और हमने अपनी प्राइवेट एजेंसी लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराया। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा पर 10,000 वोट कुम्हारों की जाए।
10,000, 12,000, 18,000, 22,000, 25,000, 30,000, 40,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है, लेकिन हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं। आप यहीं बगल में बुंदेलखंड चले जाइए, 9 जनपद हैं, कुम्हारों की खान के नाम से जाने जाते हैं। आज़ादी के 76 साल से समाजवादी पार्टी एक टिकट देती थी, बसपा एक टिकट देती थी, पूरे उत्तर प्रदेश से कुम्हारों की वोट ले लेते थे। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश की सच्चाई जाति व्यवस्था है। लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी 15 से 10 पे आए, 10 से 7 पर आए, 7 से 5 पर आए, 5 से 3 पर आए, 3 से 2 पर आए, अंत में एक को सिर्फ नहीं दिया। अब बताइए, जब चुनाव सिर पर है तो आदमी कहाँ जाएगा? और माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को भागीदारी पार्टी को खत्म करने के लिए इन्होंने प्लान किया, 3 प्रजापति लड़ाए। इनको ये लगा कि अगर प्रेमचंद प्रजापति जी के पार्टी से एक भी विधायक बन गया तो ये पार्टी खड़ी कर लेगा, क्योंकि पिछड़ी जाति का नेता नहीं चाहता है कि कोई दूसरी पिछड़ी जाति का नेता खड़ा हो। माननीय अखिलेश यादव जी कभी नहीं चाहेंगे माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए, या कोई और चेहरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। पिछड़ी जाति के नेताओं को काटने का कोई काम कर रहा है तो पिछड़ी जाति के नेता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तो हिस्सेदारी देने की बात करती है। लेकिन हमने देखा, राजनीति को बड़े नजदीकियों से देखा कि लोग धोखा कैसे देते हैं। वोट तो सभी को चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी मत मांगिए। इनको लग रहा था कि एक भी विधायक बन गया तो एक विधायक वाला भी मुख्यमंत्री बना है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डर सताता है, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि छोटे दल कोई खड़े हो। और असली सच्चाई ये है कि देखो, भागीदारी पार्टी ने ये मन बनाया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी ने 17 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के निर्देश पर और पार्टी की हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है कि सहमति पर 17 कैंडिडेट हम उत्तर प्रदेश में फाइनल कर चुके हैं, 3 हम झारखंड में फाइनल कर चुके हैं। भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। और उसका कारण क्या है? हम प्रत्याशी पहले से डिसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जब चुनाव बिल्कुल सिर पर रहता है, 2 दिन रह जाता है नामांकन का, तब ये कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। तो जब 2 दिन रह गया नामांकन के अंतिम दिन का, जब आप कैंडिडेट डिसाइड करोगे तो कैंडिडेट कब जाएगा जनता के बीच में, कब अपनी बातों को उनके तक पहुंचाएगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा, उनको कैसे अपनी तरफ रिझाना है, कैसे उनको अपनी तरफ ले आना है, तमाम चीज़ों को कहाँ से पूरा करेगा। लेकिन भागीदारी पार्टी ने डिसाइड इसलिए किया है ताकि हमारे प्रत्याशी गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए लड़े, पार्टी की विचारधारा उनके बीच पहुंचाएं कि भाई देखो, इन मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में लड़ रहे हैं। एक आखिरी महेश चंद जी, अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव जी सबसे बड़े धोखेबाज हैं जी। वहीं पर अखिलेश यादव की तरफ कई बार ये चीज़ आया है कि ओम प्रकाश राजभर कभी एक दल के नहीं हुए हैं, वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। देखिए, सत्ता की मलाई कौन नहीं खाना चाहता? जब आप सत्ता में रहेंगे तभी तो अपने समाज के लिए लड़ेंगे, या पिछड़े गए लोगों के लिए तभी तो लड़ेंगे। अब मैं सत्ता में नहीं हूं तो बताओ, मैं डीएम को फोन करूंगा तो डीएम हमारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो सत्ता के लिए सभी पीछे भाग रहे हैं, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो सत्ता के पीछे नहीं भागता है। रही बात दल बदलू की, तो कौन नेता नहीं दल बदलता है? आप बताओ, बिहार में चले जाइए, नीतीश जी को ले लीजिए। यही नीतीश जी कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी मैं भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। गठबंधन करके सरकार बनाए, मर जाऊंगा लेकिन लालू के साथ नहीं जाऊंगा। देखिए, सरकार चल रही है, तो यही भाजपा कहती थी। आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं? देखिए, ये उनका निजी और व्यक्तिगत मामला है। वो किसके साथ जा सकते हैं, किसके साथ नहीं जा सकते हैं, ये उनका निजी मामला है। वो अपनी बात कह सकते हैं, भाई मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलने के महारत उनको हासिल है, वो हमेशा दल बदलते रहते हैं। ऐसा कौन नहीं दल बदलता है? आप बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव और बहन मायावती जी जब एक मंच पर आ सकते हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी किसी के साथ नहीं जा सकते हैं? भाजपा महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार चला सकती है। तो देखिए, नेता जो होते हैं, नेता दुई मुहैया साफ होते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं ना, ये वो अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है।
तो देखिए ये उनका निजी मामला है, किसके साथ वो गठबंधन बनाएंगे किसके साथ नहीं बनाएंगे, लेकिन भागीदारी पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार 2024 में समीकरण बदलने का काम भागीदारी पार्टी करेगी। अगर हम जिसके साथ रहेंगे, बहुत बड़ी आबादी है भाई, अभी तक तो लोग वोटियाँ ले लेते थे फ्री में ना, अब लेंगे तो समझ में आएगा। निकाय चुनाव में दिखाऊंगा ताकत, इन लोगों को समझ में आएगा कि निकाय चुनाव की लड़ाई कैसे हो रही है। तो हम तो अभी शुरुआत किए हैं, बहुत बड़ी आबादी है। अब ट्रेलर नहीं 2024 में पूरी फिल्म दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे और है कि आपने कहा कि चुनाव सत्य है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रयागराज की घटना के बाद प्रयागराज में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, और ऐसे में जगह जगह प्रचार प्रसार भी करना है लोगों को जो भी कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है और आपकी पार्टी कैसे डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? देखिए ये भाजपा की सोची समझी रणनीति, जब चुनाव सिर पर आ जाएगा तो अतीक अहमद को जेल से निकालना है, कहाँ टपकाना है, क्या करना है, ये सारा समीकरण भाजपा ने सब बना के रखा था। लेकिन जनता समझती, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये चुनाव एनकाउंटर पर होगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगा, लेकिन जनता समझ रही है चुनाव होगा विकास के नाम पर। जो आम जनजीवन की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, प्रदेश में महंगाई इतनी बड़ी समस्या है, आप बताइए 50 रुपया लीटर बिकने वाला सरसों का तेल पूरे दिन में, अब तो अच्छा दिन है ना, मोदी जी अच्छा दिन ले आए हैं, 200 रुपया लीटर बिक रहा है। 400 रुपया का गैस सिलेंडर 1200 रुपया में बिक रहा है। 2 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर 25 रुपये के नीचे नहीं बिक रहा है। तो प्रदेश की जनता सब देख रही है। इस बार का जो चुनाव है वो महंगाई है, बिजली, पानी, सड़क, आवारा पशुओं से निजात कैसे पाया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है इन लोगों के विचारों को बहुत अच्छे तरीके से। और ये एनकाउंटर वगैरह इस चुनाव का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन छोटे दल जो हैं, छोटे दल अपना समीकरण दिखाएंगे इस बार।